अगर मैं कहूँ कि इंसानी खुशी और शांति का जो 95% हिस्सा है, वो जहाँ बनता है, हम्म, उस फैक्ट्री की बात की जाए, तो ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि वो फैक्ट्री हमारे दिमाग में बिल्कुल। ये बहुत ही आम सोच है। है ना? लेकिन विज्ञान का कुछ और ही कहना है। विज्ञान कहता है कि ये फैक्ट्री हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि हमारे पेट में छिपी है। ठीक है, चलिए इसे अनपैक करते हैं। बिल्कुल, और आज का ये डीप डाइव इसी बारे में है। हम माइकल ड्रू की किताब बी मेंटली स्ट्रांग ड्यूरिंग टफ टाइम्स और उससे जुड़े कई दिलचस्प स्रोतों का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। एग्जैक्टली और हमारा मिशन ये खोजना है कि इस आज की जो अस्थिर दुनिया है, उसमें एक वेदर प्रूफ माइंड कैसे तैयार किया जाए। मतलब एक ऐसा मौसम रोधी दिमाग जो बाहरी और भीतरी दोनों तूफानों का डटकर सामना कर सके, चाहे वो काम की डेडलाइंस का भारी तूफान हो या फिर अंदरूनी एंग्जाइटी का। हाँ, और ये वेलो प्रूफ माइंड का विचार आज के समय के लिए सबसे अहम है। आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, उसे कॉर्पोरेट भाषा में वूका कहा जाता है। वूका मतलब वॉलेटाइल अनसर्टन। हाँ, वॉलेटाइल यानी अस्थिर, अनसर्टेन यानी अनिश्चित, कॉम्प्लेक्स या जटिल, और एम्बिगुअस यानी अस्पष्ट। जब बाहर सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा हो ना, तो मानसिक मजबूती का ये मतलब कतई नहीं रह जाता कि इंसान एक पत्थर की तरह कठोर बन जाए। सही कहा। लोग अक्सर सोचते हैं कि मानसिक मजबूती मतलब अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा देना। बिल्कुल, जो कि गलत है। इसका असली मतलब है मानसिक स्पष्टता हासिल करना। ये समझना कि जब तनाव बढ़े तो दिमाग का फ्यूज उड़ने के बजाय उस ऊर्जा को सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए। और देखो, इस स्पष्टता को हासिल करने की पहली सीढ़ी बहुत ही बुनियादी है, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। इसके बिना तो आगे बढ़ना ही मुश्किल है। वही तो, बिना आत्म जागरूकता के किसी लक्ष्य की ओर भागना अंधेरे में तितलियां पकड़ने जैसा है। पसीना बहुत आएगा, थकान भी होगी, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगेगा। हम अक्सर उस दिशा में दौड़ने लगते हैं जो समाज हमें दिखाता है। समाज द्वारा तय की गई सफलता की परिभाषा को आंख मूंद कर अपना लेना एक बहुत बड़ा जाल है। जैसे किकस्टार्टर के सह संस्थापक यान्सी स्ट्रिकलर की कहानी ले लीजिए। अच्छा, उनके साथ क्या हुआ था? उन्होंने लाभ कमाने की इस अंधी दौड़ में खुद को एक योद्धा या वॉरियर साबित करने का बहुत दबाव महसूस किया। उन्हें लगा कि बिजनेस में क्रूर होना ही सफलता है। लेकिन फिर उन्होंने अपनी कंपनी के मूल उद्देश्य को याद किया, जो कि रचनात्मकता और सहयोग था। तब जाके वे शांत हो पाए। बाप रे, मतलब हम अपनी ही बनाई हुई झूठी पहचान में फंस जाते हैं। वॉलग्रीन्स की पूर्व सीईओ रोज़ैलिन ब्रेवर का उदाहरण भी तो ऐसा ही कुछ है ना? बिल्कुल। जब रोज़ालिंड तीसरी कक्षा में थी, तो उन्होंने अपनी गणित की टीचर को एक सवाल हल करने का आसान शॉर्टकट बताया। और पता है क्या हुआ? इसके लिए उन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। क्या बात कर रही हैं? सिर्फ एक शॉर्टकट बताने के लिए सस्पेंड? हाँ, ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि एक सिस्टम का तरीका था, एक युवा अश्वेत लड़की को ये बताने का कि उसे तय किए गए साँचे में ही रहना है। लेकिन उस घटना ने उनकी आवाज को नहीं दबाया। कॉर्पोरेट दुनिया में पहुंचने के बाद भी रोज़ालिंड ने खुद को बदलने के बजाय अपना असली व्यक्तित्व सामने रखा। मतलब उन्होंने अपनी उस पहचान को बचाए रखा, जिसे दुनिया मिटाने की कोशिश कर रही थी। और मुझे एलिजाबेथ गिलबर्ट की ईट प्रे लव वाली कहानी भी याद आ रही है, जहां उन्होंने दुनिया की उम्मीदों को छोड़कर खुद को खोजा था। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हमारी ये पहचान और हमारे डर कहाँ से आते हैं। मनोविज्ञान में अटैचमेंट थ्योरी नाम का एक कॉन्सेप्ट है। मैंने इसके बारे में सुना है। ये बचपन से जुड़ा है ना? एग्जैक्टली। ये थ्योरी बताती है कि कैसे बचपन के अनुभव हमारे वर्तमान व्यवहार को आकार देते हैं। अगर किसी बच्चे को बचपन में ये महसूस हुआ कि प्यार तभी मिलेगा जब वो परफेक्ट बर्ताव करेगा, तो बड़ा होकर वो इंसान वर्कप्लेस में हर छोटी गलती पर अत्यधिक एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है। ओहो, मतलब उसका अवचेतन मन आज भी यही मान रहा है कि गलती करने का मतलब है प्यार या सम्मान खो देना। हाँ, तो ये सिर्फ वर्तमान का तनाव नहीं है, ये अतीत की अनसुलझी प्रोग्रामिंग है। और इसी प्रोग्रामिंग को डिकोड करने के लिए स्रोत सामग्री में पेन पॉइंट स्कैन का जिक्र है। पेन पॉइंट स्कैन, इसे कैसे करते हैं? ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। एक कागज पर बड़ा सा टी बनाना होता है। एक तरफ ड्राइवर्स लिखने होते हैं, यानी वो चीजें जो इंसान को ऊर्जा देती हैं, और दूसरी तरफ स्ट्रेसर्स, यानी वो चीजें जो तनाव पैदा करती हैं। तो बस इसे लिखने से क्या होता है? सिस्टम अमिगडाला उसे एक अनंत खतरे के रूप में देखता है।
लेकिन जब उन्हीं विचारों को कागज पर लिख दिया जाता है तो दिमाग का कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है। अब वो खतरा अमूर्त नहीं रहा। क्या बात है। मतलब ये प्रक्रिया डर को एक डेटा में बदल देती है। डर को डेटा में बदलना, ये सच में एक बेहतरीन नजरिया है। लेकिन जब इंसान खुद को जान लेता है तो एक बहुत ही आम रुकावट सामने आती है। आप परफेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, परफेक्शनिज्म, जो अक्सर टालमटोल या प्रोक्रास्टिनेशन का रूप ले लेता है। लोग अक्सर खुद को आलसी मानते हैं जब वे काम टालते हैं। जबकि टालमटोल आलस से है ही नहीं, ये असल में एंग्जाइटी है। ये इस डर से पैदा हुई घबराहट है कि जो काम शुरू होने वाला है वो एकदम परफेक्ट नहीं होगा। सही कहा। और ये परफेक्शन की चाहत कितनी विनाशकारी हो सकती है, इसका उदाहरण है किंग्स ऑफ लियोन के गायक कैलिब फॉलविल। ओह हाँ, उनकी कहानी तो काफी डराने वाली है। उनके अंदर एक खास तरह का रॉक स्टार दिखने की चाहत इतनी हावी थी कि वे भारी गर्मी में ट्रैक सूट पहनकर तब तक दौड़ते थे जब तक कि उनका शरीर पूरी तरह से टूट ना जाए। ये खुद को सजा देने जैसा था। बिल्कुल। और ग्विनेथ पाल्ट्रो का उदाहरण भी ऐसा ही है। उनके परफेक्शनिज्म ने उनकी खुद की ब्यूटी लाइन के कर्मचारियों के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी कि उनकी प्रगति ही धीमी हो गई। लेकिन यहां मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। क्या परफेक्शन की चाहत कोई बुरी चीज है? मतलब क्या ये हमें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित नहीं करती? क्या ये मान लेना कि कोई काम बस काफी अच्छा या गुड इनफ है, हार मानने जैसे नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहाँ परफेक्शन और एक्सीलेंस के बीच का अंतर समझना होगा। एक्सीलेंस का मतलब है अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करना। और परफेक्शन? परफेक्शन असल में एक भ्रम है। गुड इनफ का मतलब औसत होना नहीं है। इसका मतलब है काम को पूरा करने पर ध्यान देना। परफेक्शनिज्म इंसान को लकवाग्रस्त कर देता है। इसीलिए इस डीप डाइव में चंकिंग टास्क की तकनीक पर जोर दिया गया है। चंकिंग मतलब बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट लेना। जैसे अगर कोई बड़ी रिपोर्ट लिखनी है तो पूरी रिपोर्ट के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ अगले 15 मिनट का टाइमर लगाना। बिल्कुल। जब टाइमर टिक टिक करता है तो दिमाग परफेक्शन के बारे में सोचना बंद कर देता है और केवल काम को पूरा करने पर फोकस करता है। और आगे बढ़ने के सफर में एक और बड़ा रोड़ा है, हमारी नकारात्मक प्रोग्रामिंग। नेगेटिविटी सिर्फ मूड खराब नहीं करती। नहीं, इसका शारीरिक असर बहुत खतरनाक होता है। जब इंसान नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। दिमाग हर नेगेटिव विचार को एक जंगली जानवर जैसा खतरा मानता है। बाप रे, तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन की बाढ़ आ जाती होगी। एग्जैक्टली। और लगातार कॉर्टिसोल का बहना शरीर में सूजन पैदा करता है, बीमारियां लाता है। ये सिर्फ विचार नहीं, बायोलॉजिकल जहर है। लेकिन इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। हॉलीवुड अभिनेत्री एमिली ब्लंट की कहानी इसका एक खूबसूरत उदाहरण है। बचपन में उन्हें हकलाने की गंभीर समस्या थी। बच्चे मजाक उड़ाते थे। वे आसानी से उस नकारात्मकता में घुट सकती थी। लेकिन फिर एक टीचर ने उन्हें स्कूल प्ले में अलग अलग आवाजें या एक्सेंट्स निकालने को कहा। हाँ, और जब वे उन अलग आवाजों में बात करती थी तो उनका हकलाना पूरी तरह से गायब हो जाता था। उन्होंने अपनी नकारात्मकता को पीछे छोड़कर अभिनय में करियर बनाया। और नकारात्मकता को छोड़ने का सबसे अचूक तरीका है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। रॉबर्ट एमॉन्स की रिसर्च ने दिखाया कि जब डिप्रेशन के मरीजों ने केवल कृतज्ञता के पत्र लिखे, ऐसे पत्र जो उन्होंने कभी भेजे भी नहीं, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य में भारी सुधार हुआ। और रिवरडेल की अभिनेत्री कैमिला मेंडिस का उदाहरण भी है, जिन्होंने रोज सिर्फ 5 मिनट की ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से अपनी एंग्जाइटी को काफी कम किया। ये सच में काम करता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कृतज्ञता से दिमाग के मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में वास्तविक फिजिकल बदलाव आते हैं जो महीनों तक रहते हैं। सही कहा। इसीलिए पॉजिटिविटी टाइम आउट्स यानी पीटीओ का कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है। हमें अपने दिन में जानबूझकर सकारात्मकता लानी चाहिए ताकि नकारात्मकता से लड़ना ही ना पड़े। तो हमने दिमाग की बात कर ली, लेकिन वो जो दूसरा दिमाग है हमारा, पेट, हमारी गट हेल्थ, ये मानसिक मजबूती से कैसे जुड़ता है? यही तो वो फैक्ट्री है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे अगर हम किसी महंगी गाड़ी में मिलावटी ईंधन डालेंगे तो इंजन खराब होगा ही। वैसे ही प्रोसेस फूड हमारे गट को खराब कर रहा है। और आपको पता है, शरीर का 95% सेरोटोनिन जो मूड को नियंत्रित करता है, वो हमारे दिमाग में नहीं बल्कि गट के बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। पेट और दिमाग वेगस नर्व के जरिए आपस में लगातार संवाद करते हैं। मतलब अगर पेट का फ्लोरा खराब है तो मानसिक मजबूती तो असंभव है।
तो इसका समाधान क्या है? हार्वर्ड की हेल्दी प्लेट का नियम, आधी प्लेट सब्जियां और फल, प्रोटीन, साबुत अनाज और सबसे जरूरी प्रोबायोटिक्स जैसे कोम्बुचा या किमची। और शारीरिक कसरत भी। मैंने सुना है कि हिलना डुलना भी पेट और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। बहुत जरूरी। डेमी लोवाटो की कहानी याद है? ईटिंग डिसऑर्डर और स्ट्रेस से निपटने के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट्स जैसे जुजुत्सु का सहारा लिया। शारीरिक व्यायाम ने उनका नर्वस सिस्टम रीसेट कर दिया। और रिसर्च का डेटा भी तो कहता है कि दिन में सिर्फ 15 मिनट दौड़ना या 1 घंटा चलना डिप्रेशन के खतरे को 26% तक कम कर सकता है। बिल्कुल। और जब शरीर का ईंधन सही हो जाए तब हम दिमाग को सक्रिय रूप से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके 2 मुख्य औजार हैं, ध्यान और विजुअलाइजेशन। ध्यान यानी मेडिटेशन। इसे तो दिमाग का मल्टीविटामिन कहा जाता है। ये कॉर्टिसोल को 50% तक कम करता है और वो जो DHEA हार्मोन है, हाँ, लंबी उम्र का मॉलिक्यूल, उसे 40% तक बढ़ाता है। अरबपति रे डालियो दिन में 2 बार ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। अच्छा, तो और कैसे कर सकते हैं? गार्डनिंग, बुनाई करना, कलरिंग बुक्स या यहाँ तक कि बर्तन धोते समय भी माइंडफुलनेस का अभ्यास किया जा सकता है। बस वर्तमान में रहना है। और दूसरा औजार विजुअलाइजेशन है। ओपरा विन्फ्रे ने अपनी दादी के संघर्षों को देखकर सफलता की तस्वीर सोची थी। इद्रिस एल्बा ने संघर्ष के दिनों में खुद को अवार्ड लेते हुए विजुअलाइज किया था। और लिंसी वॉन भी, जो स्कीइंग कोर्स को असल में करने से पहले दिमाग में हर मोड़ का अभ्यास करती थी। लेकिन यहाँ एक विश्लेषणात्मक प्रश्न उठता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं बस आंखें बंद करके लॉटरी जीतने के बारे में सोचूं और वो हो जाएगा? क्या ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ सपने देखना नहीं है। विजुअलाइजेशन दिमाग के उसी मोटर कंट्रोल और न्यूरल पाथवे को एक्टिवेट करता है जो असल काम करते वक्त होते हैं। ये सिर्फ परिणाम नहीं बल्कि प्रोसेस का भी मानसिक रिहर्सल है। ओह, तो मतलब मैं लॉटरी जीतने का नहीं बल्कि मेहनत करने की प्रक्रिया का रिहर्सल कर रहा हूं। लेकिन इन सभी आदतों को एक साथ शुरू करने से तो कोई भी थक सकता है। बिल्कुल, एंग्जाइटी वापस आ सकती है। इसीलिए मानसिक मजबूती को एक स्थायी आदत बनाने के लिए हमें छोटी जीतों यानी क्विक विन्स पर ध्यान देना होगा। वीनस विलियम्स की कहानी की तरह, जब अपनी ऑटो इम्यून बीमारी के कारण उनका करियर ढलान पर था, तो उन्होंने तुरंत ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश नहीं की। हाँ, उन्होंने छोटे टूर्नामेंट्स में भाग लेकर धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पाया। और कॉमेडियन जेरी सिनफेल्ड की डोंट ब्रेक द चेन रणनीति भी यही सिखाती है। दीवार पर कैलेंडर लगाकर हर दिन चुटकुले लिखना और क्रॉस लगाना। लक्ष्य सिर्फ चैन ना तोड़ना था। और लिंक्डइन के पूर्व CEO जेफ वेनर भी कुछ ना करने के लिए समय निकालते हैं। इसे प्रोग्रेस प्रिंसिपल कहते हैं ना? बिल्कुल। किसी सार्थक काम में थोड़ी सी भी प्रगति महसूस करना मूड को बेहतरीन कर देता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें रातों रात पहाड़ नहीं तोड़ना है, बल्कि रोज एक पत्थर खिसकाना है। एग्जैक्टली। इसीलिए श्रोताओं को अपनी एक विन वॉल बनानी चाहिए, जहां वे हर दिन की छोटी सफलताओं को दर्ज कर सकें। क्या बात है। तो अगर पूरे डीप डाइव को समेटें तो आत्मजागरूकता, कृतज्ञता, गट कनेक्शन और छोटी जीतें, ये सब मिलकर एक लचीला दिमाग बनाते हैं जो किसी भी बाहरी संकट को झेल सकता है। और याद रखें, ये रातों रात नहीं होगा। खुद के प्रति दयालु रहें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। तो इस शानदार चर्चा के अंत में क्या आपके पास कोई आखिरी विचार है? बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर हमारे पेट के सूक्ष्म बैक्टीरिया और हमारी रोजमर्रा की छोटी आदतें हमारे विचारों को इस हद तक नियंत्रित करते हैं, तो क्या हमारी आइडेंटिटी वास्तव में सिर्फ हमारी है, या ये उन लाखों छोटे निर्णयों और सूक्ष्म जीवों का एक सामूहिक परिणाम है जिसे हम मैं कहते हैं? अगली बार जब आप तनाव में हो तो सोचिएगा कि असल में वो तनाव महसूस कौन कर रहा है। बाप रे, ये सच में बहुत गहरा विचार है। मतलब हमारा वजूद सिर्फ हमारा नहीं है। खैर, इसी अद्भुत विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और अपने दोनों दिमागों का ख्याल रखिए।